गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को समझने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होता है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो दोस्तों ये रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सपोज दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और मान लेते हैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में जो कि है F1 और दूसरा जो फोर्स लग रहा है मान लेते हैं वो इस डायरेक्शन में लग रहा है F2, ठीक है। अब दोस्तों ये दो फोर्सेस का कन्वर्जन आपको एक फोर्स में करना है, इसका मतलब आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। मतलब ये दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स का एक वेक्टर में कन्वर्जन करना है, मतलब आपको रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो करने की प्रोसेस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसके लिए दो मेथड्स हैं, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो मान लेते हैं आपने इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट किया, ओके। तो ये रेड कलर का जो है दोस्तों, ये रेड कलर का जो वेक्टर है ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मिलके इस ऑब्जेक्ट पर जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे वही इफेक्ट ये अकेला प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको इन दोनों का रिजल्टेंट बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रिजल्टेंट में हम क्या करते हैं दोस्तों, रिजल्टेंट फाइंड आउट करते वक्त हम क्या करते हैं, दो वेक्टर का कन्वर्जन एक वेक्टर में करते हैं, ठीक है। तो रिजोल्यूशन एग्जैक्टली इसके अपोजिट है दोस्तों। रिजोल्यूशन में क्या होता है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है और उसके आपको दो वेक्टर्स में कन्वर्जन करना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। जैसे कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है आपके पास और इस ऑब्जेक्ट पर मान लेते हैं, देखिए इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं कोई भी एक फोर्स है या कोई भी एक वेक्टर है, ठीक है। तो इसके आपको दो वेक्टर्स में कन्वर्जन करना है, एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोला जाता है, और एक वर्टिकल वेक्टर, इसको वर्टिकल कंपोनेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है ये एक वेक्टर का दो वेक्टर में कन्वर्जन करना, इसी को बोलते हैं दोस्तों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और ये दो वेक्टर्स को इसके कंपोनेंट बोला जाता है, ठीक है। ये वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दोस्तों इसको बोला जाता है Rx, ठीक है। ये अगर वेक्टर R है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बोला जाता है Rx, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको Ry बोला जाता है, ठीक है। वेक्टर Ry बोल सकते हो आप यहाँ पर। तो हमने क्या किया है दोस्तों, ये एक वेक्टर का कन्वर्जन देखिए यहाँ पर जो है दो वेक्टर में किया हुआ है, ठीक है। ये एक वेक्टर का कन्वर्जन दो वेक्टर में हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि ये एक वेक्टर का इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इफेक्ट होगा वही इफेक्ट ये दोनों का होगा, ओके। अब दोस्तों ये Rx और Ry कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो मान लेते हैं दोस्तों, देखिए सपोज ये एंगल अगर थीटा दिया हुआ है आपको, ये हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल अगर थीटा दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो Rx और Ry फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में ये जो है ये हाइपोटेन्यूज क्या है, ये R है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है Rx, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है दोस्तों देखिए ये इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो ये Ry है तो ये भी Ry होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये Ry होगा और ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। अब दोस्तों ये ट्रायंगल के अंदर अगर आप यहाँ पर साइन थीटा यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे दोस्तों ये Ry डिवाइडेड बाय क्या होगा, R होगा। तो यहाँ से दोस्तों Ry के लिए इक्वेशन आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, ये R इंटू साइन थीटा मिलेगा, R इंटू साइन थीटा, ठीक है। वैसे दोस्तों यहाँ पर अगर आप कॉस थीटा यूज करोगे तो कॉस थीटा के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा दोस्तों, कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड है Rx डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, R है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों Rx के लिए आपको इक्वेशन मिलेगा Rx इज इक्वल टू R इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया, कोई भी एक वेक्टर है, ठीक है, इसका ये जो कंपोनेंट है ये निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, ठीक है। और इसका ये कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है दोस्तों, जिस साइड में थीटा दिया होता है वहां का जो कंपोनेंट है वो R cos थीटा होता है, ठीक है। और उसके अपोजिट साइड का होता है R sin थीटा, ठीक है। जैसे इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए दोस्तों सपोज एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो कि है मान लेते हैं 10 न्यूटन, ठीक है। तो दोस्तों ये जो फोर्स है या वेक्टर है इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, मान लेते हैं ये जो थीटा है वो 30 डिग्रीज है, ठीक है। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दोस्तों वो क्या होगा, Fx होगा, ठीक है। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर Fy होगा, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx और इसका वर्टिकल कंपोनेंट Fy होगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो दोस्तों एंगल कहाँ से दिया हुआ है वो देखना है आपको, हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया हुआ है तो ये जो Fx होगा जिस साइड में एंगल दिया हुआ है वो कंपोनेंट
कॉस थीटा लेना है आपको, ठीक है, ओके। और उसके अपोजिट का जो कंपोनेंट है वो एफ साइन थीटा से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो वेक्टर है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे f की जगह पर 10 पुट करना है, थीटा की जगह पर 30 पुट करना है, तो आपको fx की वैल्यू मिल जाएगी। f की जगह पर दोस्तों 10 पुट करना है, थीटा की जगह 30 पुट करना है, तो fy की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, ओके। तो आप ये जो वेक्टर है इसकी जगह पर आप ये दो वेक्टर्स एज्यूम कर सकते हो। इसको अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मान लेते हैं फोर्स लग रहा है यहाँ पर F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और यहाँ पर दोस्तों जो एंगल प्रोवाइड किया गया है वो एंगल मान लेते हैं यहाँ पर देखिए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, लेकिन अब वर्टिकल से एंगल है, ठीक है। तो अब दोस्तों ये एक वेक्टर का दो वेक्टर में कन्वर्जन करने के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट fx और वर्टिकल कंपोनेंट fy निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे? जिस साइड में एंगल दिया होता है दोस्तों, जिस साइड में एंगल दिया हुआ होता है ना, वहां का हमें क्या करना होता है, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना होता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर fy कंपोनेंट क्या होगा, f इंटू कॉस थीटा होगा, क्योंकि एंगल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और दोस्तों ये जो fx कंपोनेंट है वो निकलेगा f साइन थीटा से, ठीक है, ओके। तो अब हमने सीखा दोस्तों यहाँ पर कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, किसी भी एक वेक्टर का दो वेक्टर में रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो कि एग्जैक्टली रिजल्टेंट के अपोजिट है। रिजल्टेंट में हम क्या करते थे दोस्तों, दो वेक्टर का कन्वर्जन एक वेक्टर में करते थे, ठीक है। रिजोल्यूशन में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक वेक्टर का कन्वर्जन दो वेक्टर में करना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जब एक वेक्टर है आपके पास, ये एक वेक्टर है, और इसको जब आप, ये कोई भी एक वेक्टर है वेक्टर r, इसको जब आप रिजोल्व करते हो ना, ठीक है, रिजोल्व करते हो मतलब आप इसका x कंपोनेंट फाइंड आउट करते हो जिसको कि हम rx बोलते हैं, और इसका आप y कंपोनेंट फाइंड आउट करते हो जिसको कि हम ry बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो ये वेक्टर rx हुआ, ये वेक्टर ry हुआ, ठीक है। तो इन दोनों को इसके कंपोनेंट बोला जाता है, और क्योंकि दोस्तों ये कंपोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं तो इनको ऑर्थोगोनल कंपोनेंट बोला जाता है। अब दोस्तों अगर देखिए इस पॉइंट से मैं यहाँ पर इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, और इस डायरेक्शन में एरो एक बनाऊं, तो ये आर वाई है, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, आर वाई हो जाएगा ना, ठीक है, ओके। तो दोस्तों देखिए ये आर एक्स है, ये आर वाई है, और ये क्या है आर, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप क्या बोल सकते हो, ये जो वेक्टर है इन दोनों का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाई इज इक्वल टू वेक्टर आर, इज इक्वल टू वेक्टर आर, सॉरी यहाँ पर आर होना चाहिए था, ठीक है, मतलब इन दोनों का ये रिजल्टेंट है, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं, और आर एक्स की जगह पर, वेक्टर आर एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आर एक्स आई कैप, वेक्टर आर वाई की जगह पर हम लिख सकते हैं आर वाई इंटू जे कैप इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों यहाँ पर वेक्टर आर, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको ऐसे दिया हुआ है वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, अगर ऐसे प्रोवाइड किया गया है तो इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर के आर एक्स और आर वाई कॉम्पोनेंट्स हैं, दो कॉम्पोनेंट्स हैं इसके, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, ये दोनों इसके कॉम्पोनेंट्स हैं। और अगर ऐसा इक्वेशन प्रोवाइड करके आपको ये आर की मैग्नीट्यूड पूछी जाए, आर की मैग्नीट्यूड, तो कैसे निकालोगे दोस्तों, सिंपली ये ट्रायंगल आपको यहाँ पर कंसिडर करना है, और क्योंकि दोस्तों ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर दोस्तों आप पाइथागोरस थ्योरम से r की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये r है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर, ये क्या है आर एक्स तो उसका स्क्वायर हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर, और ये आर वाई है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों r की वैल्यू आपको मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना होगा आपको, यहाँ पर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको ये इक्वेशन प्रोवाइड करें और आपको इसकी मैग्नीट्यूड पूछते हैं तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, ओके। आर, ये जो आर है इसकी मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो आर की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर तीन कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि मान लेते हैं सपोज दोस्तों आपको ऐसा इक्वेशन प्रोवाइड किया गया है, वेक्टर v इज इक्वल टू v1 आई कैप या vx आई कैप प्लस vy जे कैप प्लस vz के कैप, अगर ऐसे प्रोवाइड किया गया है, और इस v की आपको क्या करनी है दोस्तों, यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो v की मैग्नीट्यूड लिखने का एक तरीका तो ऐसे, दूसरा सिंपली आपको v लिखना है। तो ये मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर vx स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर vy स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर,
वी जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करना है तो आपको ये वी की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीखा, मतलब कोई भी एक वेक्टर है, मान लेते हैं, देखिए कोई भी एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, वेक्टर आर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल आपको प्रोवाइड किया गया है, मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, तो ये एक वेक्टर का कन्वर्जन दो वेक्टर में करना है, मतलब हमें इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसके कंपोनेंट जो फाइंड आउट करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है, और रिजोल्यूशन करने के लिए जो एक्स कंपोनेंट होता है उसको हम लोग आर एक्स से डिनोट करते हैं, और जो वाई कंपोनेंट होता है उसको हम लोग आर वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सिंपली आपको देखना है दोस्तों एंगल कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। एंगल अगर x के साथ प्रोवाइड किया गया है तो आर एक्स जो है वो निकलेगा आर कॉस थीटा फॉर्मूले से, और आर वाई निकलेगा दोस्तों यहाँ पर आर साइन थीटा फॉर्मूले से। ठीक है, और अगर यही एंगल इधर प्रोवाइड किया गया होगा तो आर वाई के लिए आर कॉस थीटा यूज करना है और आर एक्स के लिए आर साइन थीटा यूज करना है। ठीक है, अब दोस्तों ये वेक्टर आर एक्स और वेक्टर आर वाई, ठीक है, इनको लिखने का तरीका क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाई, क्योंकि इन दोनों का ये रिजल्टेंट है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। इसके ये दो कंपोनेंट्स हैं, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का ये रिजल्टेंट है। अब इसको आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो, ये आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर आर के लिए आप ऐसे इक्वेशन लिख सकते हो। अगर एग्जाम में आपको ये इक्वेशन प्रोवाइड करते हैं तो इसको आप क्या बोलोगे, कंपोनेंट्स बोलोगे इसके। ठीक है, ओके, और इसकी अगर मैग्नीट्यूड पूछते हैं, ये वेक्टर आर की अगर मैग्नीट्यूड पूछते हैं तो वो निकालने का तरीका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ सिंपली उसके जितने भी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करना है और ऐड करना है। तो सिंपली आर एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पर आर वाई स्क्वायर। अब दोस्तों इसी कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखिए दोस्तों, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v विच इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे दोस्तों, आपको देखिए कुछ इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर ये वेक्टर प्रोवाइड किया गया है, तो ये उसका x कंपोनेंट है, ये उसका y कंपोनेंट है। ठीक है, और हमें इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो इसकी मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये वेक्टर v की मैग्नीट्यूड है, या सिंपली आप यहाँ पर v लिख सकते हो। ठीक है, ओके, तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपली क्या करना हो आपको, स्क्वायर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर लिखना होगा। ठीक है, और सिंपली आपको इनको ऐड करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। सो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाउ मच, स्क्वायर रूट ऑफ 25। सो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेक्टर v है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी दोस्तों 5, और इसका यूनिट प्रोवाइड नहीं किया गया, तो सिंपली आप यहाँ पर यूनिट लिख सकते हो, जो भी यूनिट होगा उसका वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर हमें सॉल्व करने हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी जो कि यूनिट वेक्टर की थी, ठीक है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज करते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर जो होता है दोस्तों, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स कैसे लिखते हैं हम लोग, आई कैप से लिखते हैं ना। ठीक है, तो ये कैसे लिखते हैं दोस्तों हम लोग, वेक्टर एक्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है, तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है उस डायरेक्शन का। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं v कैप निकालना है, मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v निकालना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर वेक्टर v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v लिखना होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों इसी कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में, तो एग्जाम्पल क्या है देखिए दोस्तों, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v, और वेक्टर v आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v कैसे निकलेगा, v कैप ये फॉर्मूले से, और v कैप का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो इसकी मैग्नीट्यूड ऑलरेडी ऊपर हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं दोस्तों। क्या है देखिए, यहाँ पर देखिए हम लोग ये वेक्टर जो है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, वो कितनी है 5 यूनिट है। ठीक है, तो हमें दोस्तों ये v की वैल्यू पता है 5 है। ठीक है, तो सिंपली हमें ये अब आसान हो गया, वेक्टर v क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप, ये वेक्टर v की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है, डिवाइडेड बाय v की मैग्नीट्यूड ऑलरेडी ऊपर हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो ये होगी वैल्यू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। इसको सेपरेट करके भी आप लिख सकते हो, तो ये क्या होगा 3i कैप डिवाइडेड बाय 5, इसको आप 3/5 i कैप भी बोल सकते हो, प्लस 4/5 j कैप भी बोल सकते हो। तो ये 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप, ये होगा दोस्तों यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट v। ओके,
दोस्तों और कुछ एग्जांपल्स है टेक्स्ट बुक के अंदर, उसको सॉल्व करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वो क्या है देखिए। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक नोट आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो वो नोट क्या है देखिए दोस्तों, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड इज सेम एंड देयर डायरेक्शन इज सेम। मतलब दो वेक्टर इक्वल हैं ऐसे आप तभी बोल सकते हो जब उनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी और उनकी डायरेक्शन सेम होगी। और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, दो वेक्टर की डायरेक्शन तभी सेम होगी जब उनके सारे कंपोनेंट सेम होंगे। ठीक है, सो डायरेक्शन इज सेम, इसका मतलब क्या है कि ऑल करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स बोल सकते हो आप यहाँ पर, ऑल करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सपोज आपके पास कोई भी एक वेक्टर है v1, मान लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये एक वेक्टर है आपके पास। और दूसरा एक वेक्टर है v2 जो कि है मान लेते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो अब दोस्तों ये दो वेक्टर्स इक्वल है कि नहीं वो कैसे डिसाइड करना है, सबसे पहले देखनी है उनकी मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं। ठीक है, और दूसरी क्या देखना है, डायरेक्शन सेम है कि नहीं देखना है। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब ऑल करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेम है कि नहीं देखना है आपको यहाँ पर। जैसे कि मान लेते हैं इसका x कंपोनेंट और इसका x कंपोनेंट सेम है कि नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसका y कंपोनेंट इसका y कंपोनेंट सेम नहीं है। ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेम नहीं है तो ये दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। भले ही उनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन अगर उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी तो वो दो वेक्टर्स इक्वल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर v1 की मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ये v1 की मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो v1 है उसकी मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है, ओके, तो ये क्या होगा 9 प्लस 4 13 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 14 हो जाएगा। मतलब v1 की मैग्नीट्यूड कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 14। अब v2 की मैग्नीट्यूड निकालते हैं दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड भी 14 है। तो ये v1 और v2 की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है दोस्तों, इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन सेम होने के लिए सारे करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेम होने जरूरी होते हैं। मतलब इसका x कंपोनेंट इसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट और z कंपोनेंट इक्वल होने जरूरी हैं। अगर एक भी कंपोनेंट मैच नहीं कर रहा है तो वो वेक्टर्स इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे दोस्तों ये वेक्टर v1 और जो वेक्टर v2 है ये इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इक्वल होने के लिए उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होनी जरूरी है और उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी जरूरी है। दोस्तों इसी कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल है, पेज नंबर देखिए 21 के ऊपर एग्जांपल नंबर 2.5, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल क्या है देखिए, तो एग्जांपल रीड करिए दोस्तों। देखिए गिवन वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 1j कैप, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। तो इनके आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालनी है, वेक्टर a की मैग्नीट्यूड निकालनी है और वेक्टर b की आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालनी है। और एक क्वेश्चन है दोस्तों कि वेक्टर a और b इक्वल है कि नहीं वो आपको चेक करना है। तो सबसे पहले तो इनकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वेक्टर a की मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, देखिए वेक्टर a की मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, इसको a से डिनोट कर सकते हो या फिर आप दोस्तों इसको a से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, और ये निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। x कंपोनेंट का स्क्वायर, x कंपोनेंट है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस y कंपोनेंट यहाँ पर दोस्तों 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड हमें मिल चुकी है स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब दोस्तों b की मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो b की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ उसका x कंपोनेंट का स्क्वायर 4 प्लस उसका y कंपोनेंट का स्क्वायर 1, सो 4 प्लस 1 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो दो वेक्टर्स हैं इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन क्या इनकी डायरेक्शन सेम है, इनकी डायरेक्शन सेम होने के लिए इनके कंपोनेंट्स भी सेम होना जरूरी है। तो देखिए ये वेक्टर a का x कंपोनेंट 1 है, इसका x कंपोनेंट 2 है, इसका y कंपोनेंट 2 है, इसका y कंपोनेंट 1 है, तो इसके कंपोनेंट सेम नहीं है। ठीक है, तो इनके जो कंपोनेंट्स हैं दोस्तों ये कंपोनेंट्स आर नॉट सेम या नॉट इक्वल बोल सकते हो। ओके, तो अगर ये कंपोनेंट सेम नहीं है तो वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू वेक्टर b लिखना होगा, ये आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के रिलेटेड ये जो वीडियो है ये वीडियो खत्म होता है। और कुछ एग्जांपल्स हैं दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, उसको दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए।